नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए जीएस 5th एंड 6th का कंप्लीट कोर्स और ये जीएस 5th की हमारी 11th क्लास है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसको कर रहे हैं। इस बुक पे लेक्चर हमारे बेस्ड हैं। जीएस 5th हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, दिस इज मी मोहित शर्मा, डायरेक्टर संकल्प IAS Academy, having more than 15 years experience in civil service field, and my sole motive behind this series is to become your favorite teacher। उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया जा रहा है। ये हमारी 11th क्लास है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें कि ये लेक्चर सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा आज का टॉपिक हमें पढ़ना क्या है। प्राचीन भारत, प्राचीन उत्तर प्रदेश का इतिहास हमारा पूरा हो गया है और नया टॉपिक हमने शुरू करना है। तो देखते हैं, देखिए क्या टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग। जीएस 5th पेपर में चलते हैं एंड 5th पेपर में यूपी हिस्ट्री। ओके, देखिए तो हमने इसमें ये वाला टॉपिक पढ़ लिया है ना, उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्राचीन इतिहास हो गया। यहाँ प्राचीन नगर एक और टॉपिक दिया हुआ है, प्राचीन नगर, एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी। तो इसको हमें आज शुरू करना है। मध्यकालीन पढ़ने से पहले हम प्राचीन शहर और पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं इससे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं प्राचीन शहर से, है ना। चलिए, 2024 में क्वेश्चन आया कि प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशिएंट इंडिया। ओके, 8 मार्क्स का था, 125 वर्ड्स का था। डन, कोई नहीं। इसके बाद देखो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। 2019 में उस समय यूपी की हिस्ट्री कहाँ आती थी? जीएस 1st पेपर में। ये 5th और 6th पेपर तो थे नहीं, तब भी सेम क्वेश्चन आया है कि प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व बताओ। ऐसे लग रहा है जैसे कॉपी पेस्ट ही कर दिया हुआ ना। तो ये एक ही शहर को इन्होंने 2 बार पूछा है, एक शहर पे 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, और उसका सांस्कृतिक महत्व पूछा है। तो अगर हमें ये टॉपिक तैयार करना हो तो हम क्या करें, है ना। इन 2 क्वेश्चन के आधार पे हमें आइडिया लगाना है कि फ्यूचर में क्या पूछा जा सकता है। तो हमने आइडिया लगाया है कि ऐसे हमें 25-30 शहर पढ़ने हैं। जैसे प्रयागराज पूछ लिया, कभी वाराणसी पूछ लेगा, है ना, कभी कौशल पूछ सकता है, कपिलवस्तु पूछ सकता है, कुशीनगर पूछ सकता है, कन्नौज पूछ सकता है। जो भी प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण शहर रहे हैं। 8 तो महाजनपदी थे, है ना, तो उसमें 5 चाल पूछ लेगा कुछ ऐसे। मथुरा के लिए सूरसेन यूज करते थे तो सूरसेन पूछ लेगा। तो हमें 25-30 शहर पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रयागराज ही पूछेगा बार बार, ठीक। और ये तो क्लियर हो गया, 25-30 शहर पढ़ेंगे। अब उसमें क्या क्या पूछ सकता है? तो जैसे सांस्कृतिक महत्व पूछा है 2 बार, तो खाली महत्व भी पूछ सकता है, सांस्कृतिक हटा दे तो इसका मतलब उसका जो भौगोलिक महत्व हो सकता है, आर्थिक महत्व हो सकता है, धार्मिक महत्व हो सकता है, वो सब चीजें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। डन। तो अपना ये क्लियर हुआ कि हमें 25-30 शहर पढ़ने हैं इस टॉपिक में, और वो 25-30 शहर में हमें केवल सांस्कृतिक महत्व नहीं देखना है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना है। चलिए, तो ये है हमारा टॉपिक, उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना प्रयागराज ही है, इस पे आए हुए हैं क्वेश्चन, है ना। तो हम देखेंगे इसका पहले ऐतिहासिक महत्व, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, फिर कल्चरल भी देखेंगे, रिलीजियस भी देखेंगे, है ना, ज्योग्राफिकल भी देखेंगे। क्या पता क्या पूछ ले भाई। 2 क्वेश्चन में सांस्कृतिक महत्व पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं है हर किसी में सांस्कृतिक ही पूछेंगे, क्वेश्चन बदल के आ सकते हैं। तो इसमें देखो, आप एक आइडिया लगाओ। आप प्राचीन उत्तर प्रदेश का इतिहास तो पढ़ चुके, कहां से कहां तक पढ़ा है आपने? स्टोन एज से लेके, और स्टोन एज के बाद में जो राजपूत एज है वहां तक आपने पढ़ लिया। मध्यकालीन और आधुनिक ये हमें पढ़ना है अभी। तो अगर ऐतिहासिक महत्व आएगा तो आप क्या लिखोगे? याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो जो पहले पढ़ाया हुआ है उसी से आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे उसमें कि सबसे पहले स्टोन एज में प्रयागराज किस लिए फेमस था? तो हड्डी
और शब्दहा कब्र कहाँ से मिली है, महदहा दमदमा। ऐतिहासिक महत्व डाल के एक एक पॉइंट लिखना शुरू करेंगे। तो पहले ये लिख देंगे कि यहाँ से सराय नहर राय महदहा दमदमा, यहाँ से कब्र मिली है ना। लहुरा देव, वहाँ से प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला है, जो पाषाण काल से मिला है वो बता देना, है ना। उसके बाद में फिर दूसरी एज में चले जाना, फिर तीसरी एज में चले जाना, ऐसे करते करते राजपूत काल तक आ जाना। जैसे गुप्ताओं में जाओगे तो आपको प्रयाग प्रशस्ति मिल जाएगी, है ना। तो आप इसको ऐसे ही नहीं लिखोगे कि जो याद आ गया लिख दिया, आप इसको सीक्वेंस में लिखोगे। आप स्टोन एज से अपने दिमाग में प्रोसेस करते करते राजपूत एज तक जाओगे, जो जो पॉइंट आपको याद आते चले जाएंगे। जैसे हर्षवर्धन में जाओगे तो तुरंत याद आ जाएगा कि वो यहाँ पे महामोक्ष परिषद कराता था, है ना। गुप्ताओं में जाओगे तो तुरंत आपको प्रयाग प्रशस्ति याद आ जाएगा। तो ऐसे स्टेप वाइज आपने जाना है। जैसे ही आप स्टेप वाइज जाओगे चीजें आपको याद आने लगेगी। देखो तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल साइट्स स्टोन एज में, तो कोल्डिवा, चोपनी मांडो, बेलन वैली, और भी लिख सकते हो आप यहाँ पे बताया, दमदमा, महदहा, है ना। चूंकि क्वेश्चन पूरा कवर करा गया है प्रयागराज का महत्व, तो कम कम लिखा गया है। अगर खाली ऐतिहासिक महत्व आ जाए तो आप ज्यादा लिख देना। स्टोन एज के बाद में देखो फिर आईबीसी की तो साइट ही यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक थी, है ना। फिर उसके बाद में 16 महाजनपद, तो वो अलग से कोई महाजनपद नहीं था। फिर कहाँ पहुंचे, मौर्य। तो मॉडर्न टाइम में इलाहाबाद का पिलर मिला। कौशाम्बी में था पहले, वही प्रयाग प्रशस्ति वाला है, लेकिन मौर्य काल का जो पिलर है वो अभी इलाहाबाद में मिलता है। ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। फिर मौर्य के बाद में पोस्ट मौर्य, उनमें ऐसा कुछ खास नहीं मिलता। फिर गुप्ताओं में गए तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हो गई। फिर पोस्ट गुप्ता में हर्षवर्धन में गए तो महामोक्ष परिषद कराता था। अकबर, उसने इलाहाबाद फोर्ट बनाया, है ना। और फिर इसके बाद में इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करें तो आनंद भवन, बर्थ प्लेस ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी। और जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उन्होंने जो अपना लाइफ का सेक्रीफाइस दिया था, अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम अभी आजाद पार्क है, तो वो भी इलाहाबाद में, है ना। बोले प्राचीन शहर पढ़ रहे हैं तो आगे तक का क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आया कि प्रयागराज का महत्व लिखिए, तो हमें उसे प्रेजेंट टाइम से भी कनेक्ट करना चाहिए ना। और ये आ जाए कि प्रयागराज का प्राचीन सांस्कृतिक महत्व लिखिए, तो ये नई वाली चीजें मत लिखना। फिर मटेरियल ज्यादा है थोड़ा सा, कोई इशू नहीं है ना, कम नहीं पढ़ना चाहिए। और मॉडर्न टाइम में ही देखें तो उत्तर प्रदेश की पहली कैपिटल बना। फर्स्ट क्लास में बताया हमने इसके कैपिटल के बारे में, कब कौन कौन कैपिटल थी। तो ऐतिहासिक महत्व आ जाए, खाली ऐतिहासिक महत्व, तो ये इतना मटेरियल आपके पास है कि जैसे 125 शब्द में अभी आया है तो क्वेश्चन दोनों बार, तो आप बहुत आराम से कर लोगे, है ना। कैसे आ सकता है, ऐतिहासिक महत्व लिखो तो खाली ऐतिहासिक लिखना, सांस्कृतिक तो खाली सांस्कृतिक लिखना, और क्या इसका महत्व बताओ तो सब में कुछ कुछ लिखना, कि 2-4 लाइन ऐतिहासिक में, 2-4 मेन लाइन सांस्कृतिक में, 2-4 मेन लाइन भौगोलिक महत्व में। समझ गए ना। ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो पता ही है आप लोगों को, त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि अभी है नहीं, है ना, लुप्त हो चुकी है। तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, ये इसका भौगोलिक महत्व है। ये पूछा गया है आपके पेपर में 2 बार, रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, है ना। तो इसको देखते हैं डिटेल में। तो क्या क्या लिखोगे अगर इसमें आ जाए। कुंभ मेले को होस्ट करता है, लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन द वर्ल्ड। और अभी चाहो तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मे बी समथिंग शायद 65 करोड़ लोग जो है वो ये कुंभ मेला 2025 में, ये डेटा लिख दोगे करंट अफेयर्स का, थोड़ा और एनरिच हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो कुंभ का मेला लगता है तो कब कब लगता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, है ना। एक एनुअल लगता है जिसे माघ कुंभ बोलते हैं, एक हर 6 साल पे लगता है जिसे अर्ध कुंभ बोलते हैं, एक 12 साल पे लगता है जिसे कुंभ बोलते हैं, एक हर 144 साल के बाद लगता है जिसे महाकुंभ बोलते हैं। यही था ये 2025 वाला महाकुंभ, जो 144 साल बाद लगता है।
तभी तो इतनी भीड़ आई इसमें, 65 करोड़ समथिंग लोग है ना। तो ये कुंभ मेले का एक पॉइंट मिल गया हमें। धार्मिक महत्व में आए तो नंबर 1। इनको अभी प्री के हिसाब से आगे डिटेल में देखेंगे कौन सा मेला किस नदी के किनारे लगता है, क्योंकि हम प्री की क्लासेस अलग से तो कराएंगे नहीं, यही कंबाइंड है। मेनली ये मेंस की क्लासेज हैं, बट जो भी जहाँ भी प्री के काम की चीज़ होगी हम उसको एक्स्ट्रा बता के यहीं पे कवर करेंगे। तो प्रयागराज के बाद अभी हम पहले कुंभ मेला देखेंगे, फिर हम दूसरे शहर पे जाएंगे, प्री के हिसाब से कुंभ मेले को देख लेंगे। दूसरा पॉइंट, मत्स्य पुराण एंड पद्म पुराण के हिसाब से उसमें बताया गया है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने पृथ्वी पे पहला यज्ञ यहाँ परफॉर्म करा। पृथ्वी का वो स्थान जहाँ पे पहला यज्ञ करा गया वो है प्रयागराज में अक्षयवट वृक्ष के नीचे, मत्स्य पुराण और पद्म पुराण के अनुसार। ये दूसरा इसका सांस्कृतिक महत्व हो गया, है ना। इसको आपने देखा होगा कहीं पे कहा जाता है कि तीर्थराज, ये है ना, किंग ऑफ पिलग्रिमेज। समझ में इसको तीर्थराज क्यों बोल रहे हैं, पहला यज्ञ करा गया है यहाँ पे, है ना। तो ये तीर्थों में राजा माना जा रहा है, तीर्थराज है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया कि इसको तीर्थों का राजा तीर्थराज माना जाता है। 3 पॉइंट पता चल गए। पहला यहाँ कुंभ का मेला होता है जो कि लार्जेस्ट गैदरिंग है, उसमें ये 4 लिख देंगे। दूसरा पॉइंट की मत्स्य पुराण और पद्म पुराण, इसके अनुसार यहाँ अक्षयवट ट्री के नीचे पहला यज्ञ किया था ब्रह्मा ने। तीसरा, इसे तीर्थराज कहा जाता है। चौथा पॉइंट, महाभारत में इसे स्लेयर्स ऑफ द सिन, यानी कि पापों का नाश करने वाला कहा गया है, कि यहाँ स्नान करने से, संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है। ठीक, स्लेयर ऑफ द सिन बताया गया है। चौथा पॉइंट हो गया इसका महत्वपूर्ण। नंबर 5, महान ऋषि मुनि भारद्वाज दुर्वासा, उनकी ये सीट थी या तपोस्थली थी, है ना, तपोस्थली, प्लेस ऑफ पेनेंस। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं जब वैदिक एज देख रहे थे तब, तो इसलिए भी ये फेमस है। डन। बाकी प्रयाग को सोम, वरुण और प्रजापति का जन्म स्थान माना जा रहा है, ये भी एक पॉइंट हो गया नंबर 6। और कुछ जनरल पॉइंट लिख सकते हो 7 और 8 पॉइंट लिखोगे, कुछ इंट्रो लिखोगे, कुछ कंक्लूजन लिखोगे, हो जाएंगे ना 125 शब्द। 125 में आया ये क्वेश्चन 2 बार। डन। तो ये कॉमन पॉइंट है बात वाले, ये तो आप किसी में भी लिख देना, ये आप कन्नौज में लिख के आ जाना, वाराणसी में लिख के आ जाना, प्रयागराज में लिख के आ जाना, सभी जगह चलेंगे। जैसे हिंदुओं का एक पवित्र नगर है, तो थोड़ा अयोध्या में लिख दो हिंदुओं का पवित्र नगर है, मथुरा में लिख दो हिंदुओं का पवित्र नगर है। ये सुपरफिशियल पॉइंट होते हैं, लिखते समय बच्चे को ऐसे लग रहा होता है कितने बढ़िया पॉइंट लिख रहा हूं, बट ये तो जनरल पॉइंट है, तो कोई भी लिख सकता है ना। मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में इसे यहाँ के अनुसार यहाँ पहला यज्ञ हुआ था ब्रह्मा ने अक्षयवट के नीचे। ये है सॉलिड पॉइंट, सोर्स भी लिखे हुए हैं इनमें, है ना, इसलिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, चूंकि इनमें सोर्स मेंशन है। कहां से बता रहे हो, महाभारत से बता रहे हो। दूसरा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटीज इन इंडिया, मतलब सतत रूप से बसा हुआ शहर है, कि यहाँ स्टोन एज में भी लोग रहते थे, फिर यहाँ वैदिक एज में भी रहते थे, मॉडर्न में भी, पोस्ट मॉडर्न में भी, और आज भी रहते हैं। सतत रूप से बसा हुआ शहर। ठीक, इसमें वाराणसी में लिख दो, मथुरा में लिख दो, अयोध्या में लिख दो, है ना। तो ये कॉमन पॉइंट है, इन्हें जहां चाहो वहां लिख सकते हो। तो ये हमने इसका ऐतिहासिक महत्व देख लिया, 7-8 पॉइंट उसमें देख लिए, सांस्कृतिक महत्व देख लिया, उसमें 7-8 पॉइंट देख लिए, और भौगोलिक में तो एक कि अगर खाली महत्व आया तो उसको भी लिख देंगे। कभी ऐसे खाली महत्व आ जाए तो मॉडर्न प्रयागराज से कनेक्ट करके छोड़ सकते हैं कि इसका आधुनिक समय में भी बहुत महत्व है ना। यूपीपीएससी का दफ्तर वहाँ पे है, इलाहाबाद हाई कोर्ट वहाँ पे है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है वो यहाँ पे। तो प्रयागराज शहर में कुछ चुनौतियों का भी सामना कर रहा है कि जब कुछ रिलीजियस गैदरिंग होती है जैसे कुंभ का मेला, तो जो क्राउड मैनेजमेंट है उसमें समस्या आती है। ये यहाँ की चुनौतियां। तो खाली महत्व आया तो हम सब लिखेंगे, लास्ट में इस तरह से कंक्लूड कर देंगे कि प्राचीन काल से इसका महत्व होने के कारण जब रिलीजियस गैदरिंग होती है तो यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट का जरूरत है। डन। खाली महत्व आए तो सब में 2-2, 4-4 पॉइंट, और अगर सांस्कृतिक महत्व आए तो खाली सांस्कृतिक,
ऐतिहासिक आए तो खाली ऐतिहासिक। समझ गए ना? बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले 25-30 सभी शहर में यही काम करना है। डन। तो हमने बताया बीच बीच में ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें फ्री के काम की देखते रहेंगे। तो कुंभ का मेला, इसका शहरों से कुछ लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा में देख लेते हैं इसको। तो कुंभ का मेला ये तो आपको पता चली गया कि 4 बार लगता है ना। 144 साल के बाद में लगता है, तब उसको महाकुंभ बोलते हैं। तो महाकुंभ की विशेष बात यह है, ये केवल प्रयागराज में आयोजित होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुंभ का मेला 4 जगह लगता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कुंभ जो 12 महीने पे लग रहा है, सॉरी 12 साल पे लग रहा है। ये लगता है 4 जगह। जो अर्ध कुंभ है ये खाली 2 जगह लगता है, और जो महाकुंभ है ये खाली 1 जगह होता है, और जो कुंभ है वो खाली 1 जगह होता है। तो ये कौन सी 2 जगह है, ये कौन सी 4 जगह है, कौन सी नदी के किनारे लगता है, ये सब प्री के काम की चीजें हैं। तो महाकुंभ हर 144 साल के बाद में लगता है। तो ये तो आपको पता ही है ना कि प्रयागराज में केवल लगता है, और जो अभी लेटेस्ट है वो 2025 में हुआ है। कुंभ का मेला जो हर 12 साल बाद होता है और 4 जगह लगता है, तो वो कौन सी 4 जगह हैं, ये प्री के लिए काम का है। एक है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इसमें ये भी पूछते हैं कौन सी नदी के किनारे। तो प्रयागराज तो आपको पता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम। हरिद्वार वाला गंगा, तो गंगा नदी के किनारे 2 हो गए, एक वो संगम वाला, एक हरिद्वार वाला। इसके बाद उज्जैन में जो लगता है वो क्षिप्रा नदी, डन। और नासिक वाला गोदावरी। तो ये आपको याद रखना है कि कुंभ का मेला जो हर 12 साल में होता है वो 4 जगह होता है। कहाँ? प्रयागराज में। किन नदियों के किनारे? गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे। दूसरा हरिद्वार गंगा के किनारे। तीसरा उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। चौथा नासिक गोदावरी नदी के किनारे। अब आता है फिर अर्धकुंभ जो हर 6 साल पे लगता है। ये 2 जगह लग रहा है, प्रयागराज में, हरिद्वार में। नदियां ये सेम रहेंगी, गंगा एंड ये संगम, गंगा यमुना सरस्वती का। ठीक है। और जो माघ कुंभ है, मिनी कुंभ एनुअल, ये हर साल लगता है, ये खाली प्रयागराज में लगता है। तो ये प्री के हिसाब से हमने थोड़ा सा मटेरियल देख लिया। अब चलते हैं अपने दूसरे शहर पे, वाराणसी या काशी। इसमें भी वही ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, भौतिक महत्व। अब हमने एक मॉडल बना लिया, अब हम उसके हिसाब से ही पढ़ेंगे सब। देखो तो ऐतिहासिक महत्व कह रहे हैं कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम ऑफ काशी। तो ये तो आप पढ़ के आए हो है ना 16 महाजनपद में, कि जो किंगडम काशी है उसकी कैपिटल थी है ना वाराणसी। अब ये देखो, ये एक जनरल पॉइंट है, बताया था, ये तो किसी में भी लिख देना। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। सतत विश्व के सबसे प्राचीन सतत आबादी वाले आबाद नगरों में से एक है। ये जनरल पॉइंट है, लिख सकते हो। तो ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मिला जो भी इसका ना। फिर ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस इसका, तो ये सबको पता है कि गंगा नदी के किनारे है, और जो है बारू और अस्सी रिवर के मध्य का क्षेत्र है। बारू और अस्सी रिवर के मध्य का क्षेत्र बताया था, तभी तो ये दोनों मिलके वाराणसी बनते हैं, बारू नदी और अस्सी नदी। और यहाँ से जा रही है मान लो गंगा नदी, तो गंगा नदी के किनारे स्थित हो गया, और बारू अस्सी के मध्य हो गया। ये ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस हो गया। सबसे ज्यादा आने के चांस ये हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बता दिया, कुछ भी बात आपको अनऑथेंटिक नहीं बताई जाएगी। आप समझ ही गए होंगे क्यों बोल रहे हैं। जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो सिलेबस है वही आपको ऑथेंटिक जानकारी देता है। तो अभी तक 2 क्वेश्चन इस पे आए हैं पिछले 2018 से अभी तक 6 साल में, और दोनों में सांस्कृतिक महत्व भी पूछा है। तो किसी ग्राउंड पे ही बोलना है ना कि इसके आने के चांस ज्यादा हैं। आपने भी पढ़ते पढ़ते एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है और अपने नोट्स में कुछ ऐसे निशान लगा लेने हैं कि ये महत्वपूर्ण है। हर सीरियस बच्चा और समझदार बच्चा पढ़ता तो पूरा है, लेकिन कुछ सेक्शन वो हाईलाइट करके रखता है, ये महत्वपूर्ण है, उन्हें वो ज़्यादा बार रिवीजन करता है, ज़्यादा पढ़ता है। मान लो पेपर है और 2 घंटे का समय है, बीच में गैप, तो पूरे नोट्स तो रिवाइज नहीं हो सकते। तो समझदार बच्चा क्या करेगा? उसने कुछ निशान लगा रखे होंगे कि ये सेक्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो नहीं रिवाइज कर लेगा।
या उसने कुछ ऐसे निशान लगा रखे होंगे कि मैं ये टॉपिक भूल जाता हूँ, तो उसने उनको रिवाइज कर लिया, है ना। और जो ये सब नहीं करते तो वो तो पूरे नोट्स ही लेके बैठेंगे जब भी रिवाइज करने बैठेंगे। चलो, तो सांस्कृतिक वाला महत्वपूर्ण है, देखते हैं। तो सबसे पहले मेजर पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन, तीनों धर्म के लिए फेमस है, हिंदू के लिए, बौद्ध के लिए और जैन के लिए। ये पहला पॉइंट हुआ। अब एक एक करके बताएंगे, हिंदू के लिए क्यों फेमस है, बौद्ध के लिए क्यों फेमस है, जैन के लिए, तभी तो नंबर मिलेंगे। वरना ऐसे लिख दिया कि इन 3 धर्म के लिए प्रसिद्ध है, तो उसको सुपरफिशियल आंसर नहीं माना जाएगा, है ना। तो हिंदुइज्म में क्यों क्यों फेमस है? ऐसे माना जा रहा है कि इस शहर की स्थापना भगवान शिव ने की थी, फाउंडेड बाय लॉर्ड शिवा, और इसीलिए इसको स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है। ठीक, कि ये भारत की आध्यात्मिक राजधानी है, भगवान शिव की नगरी है, तो सिटी ऑफ लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं इसको, शिव के द्वारा बनाई गई है तो सिटी ऑफ लॉर्ड शिवा तो बोलेंगे। काशी विश्वनाथ टेम्पल है, यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ना, लेकिन काफी ज्यादा फेमस है शिव की पूजा के लिए। वन ऑफ द 7 सैक्रेड मोक्षपुरी या सप्तपुरी इन हिंदुइज्म, जैसे जो शुरू से क्लास कर रहे हैं उन्हें अष्ट स्थानम बताया था, अष्ट स्थानम बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थान, ऐसे हिंदुइज्म में 7 पवित्र स्थान हैं जहां पे मृत्यु होने से माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो उन 7 में से एक वाराणसी है, इन 7 में से 3 उत्तर प्रदेश में है। अभी देखेंगे, अभी इसको कहाँ देखेंगे, एक्स्ट्रा में, सप्तपुरी सिलेबस में तो है नहीं, बट इसका नाम है तो अब इसको भी एक्स्ट्रा में पढ़ के छोड़ देंगे। ठीक, जैसे कुंभ का मेला हमने प्री के हिसाब से एक्स्ट्रा में लिख लिया। यूपी में कौन कौन से हैं वो भी अभी देखेंगे। तो ये हो गया, घाटों के लिए फेमस है, ये तो सबको ही पता होगा मे भी, कि जो वाराणसी है वो घाटों की नगरी है और घाटों के लिए फेमस है। तो इसमें 2-4 घाट के नाम लिख देना कि दशाश्वमेध घाट है, 80 घाट है, मणिकर्णिका घाट है। हिंदुइज्म में क्यों क्यों फेमस है समझ में आ गया, शिव की नगरी है, मेनली शिव शैव धर्म के लिए फेमस है ना। बुद्धिज्म में ये सब अब पढ़ के आए हैं, जब हमने 16 महाजनपद पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश यहाँ पे दिया है, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन बोला गया। वहाँ पे सारनाथ कॉम्प्लेक्स है, धमेक का स्तूप है, अशोक का पिलर है, इनकी मेमोरी में बनाए गए, और बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट है। तो ये तो बौद्ध धर्म में भी महत्व रखता है, हिंदू धर्म में भी रखता है। जैन धर्म में 4 तीर्थंकरों का जन्म है यहाँ पे, जिसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भी शामिल है, ये तो महत्वपूर्ण तीर्थंकर है ना। 23rd, तो तीनों धर्म में महत्व है, ये समझ में पता चल गया, है ना। मतलब ये आइडिया लग गया आपको, याद रखोगे इसको। और प्रेजेंट सिग्निफिकेंस की बात करें इसका, तो बनारसी साड़ी के लिए फेमस है, GI टैग। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये बहुत फेमस हुआ है अभी, है ना। वाराणसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, PM मोदी यहाँ से MP हैं। सिस्टर सिटी ऑफ क्योटो, है ना, ये स्टेटस इसको मिला हुआ है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ फेमस है। सुबह ए बनारस नाम से फेमस है, मतलब यहाँ की सुबह फेमस है, सुबह ए बनारस। अब बताओ, घाटों की नगरी है, सुबह सुबह स्नान करना, आरती, तो जिसको वाराणसी देखनी है कि वो क्यों फेमस है, वो तो सुबह में ही देख पाएगा। कोई गंगा आरती या घाटों पे स्नान वो दोपहर में थोड़ा ना हो रहा है। तो वाराणसी की रौनक कब होती है, सुबह में, शाम में। सुबह में है ना, तो इसको बोलते हैं सुबह है बनारस। ऐसे बताना, गजल और क्या बोलना चाहिए, कथक नृत्य, संगीत, कव्वाली, ये सब कब होंगी, सुबह में, शाम में। इनका समय तो शाम का है। और इनके लिए उत्तर प्रदेश में कौन फेमस है, अवध, लखनऊ वाला रीजन, तो उसको क्या बोलते हैं, शाम ए अवध, वो शाम ए अवध है, और ये सुबह ए बनारस। डन। सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है इसको, बनारस को। बर्थ प्लेस और रेजिडेंस ऑफ संत पोइट तुलसीदास, उनका जन्म स्थान और कर्म भूमि रहा है।
और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ ये माना है। ये टूरिज्म वगैरह को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से कुछ कुछ इनिशिएटिव किए जाते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में भी इसका सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी हमने देख लिया, ज्योग्राफिकल भी देख लिया। ये वाली लाइन लगभग सब में सेम आ जाएगी कि गंगा की सफाई और क्राउड मैनेजमेंट इस तरह की कुछ चुनौतियों का सामना प्रेजेंट समय में वाराणसी को करना पड़ रहा है। तो हमने दो प्रमुख शहर देख लिए, हमने प्रयागराज देख लिया, बनारस देख लिया और साथ में हमने कुंभ मेला एक्स्ट्रा में देख लिया। अब ये सप्तपुरी ये इनको एक्स्ट्रा में देखते हैं। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में 7 में से 3 सप्तपुरी हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी। तो पहले तो इन 3 को याद करते हैं और इससे हमें एक लाइन तो रेडीमेड मिल जाएगी। अयोध्या आएगा तो एक लाइन फिक्स है कि हिंदू धर्म में इसे 7 पवित्र नगरियां या सप्तपुरी में माना जाता है, या ये सप्तपुरी में एक है। सेम लाइन मथुरा में लिखेंगे, सेम लाइन काशी में लिखेंगे। याद कैसे करें? देखो, शिव, कृष्ण और राम, इन तीनों के लिए कौन से शहर फेमस हैं उत्तर प्रदेश में? है ना, कृष्ण के लिए क्या हो गया? मथुरा, राम के लिए अयोध्या और शिव के लिए काशी। ये तीनों ही हैं मोक्षपुरी, याद रखना आसान है। तो इन तीनों में कोई क्वेश्चन आए, अयोध्या पे, मथुरा पे, काशी पे, तो एक लाइन अपनी फिक्स है धार्मिक सांस्कृतिक महत्व में कि इन तीनों को सप्तपुरी में रखा जाता है और ये मोक्षदायिनी हैं। यहां मृत्यु पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, समझे? और ये सॉलिड पॉइंट माना जाएगा, ये कोई ऐसे नहीं है कि सुपरफिशियल पॉइंट आप बता रहे हो, क्योंकि आपने सप्तपुरी का एग्जाम्पल देखे और कि वो सप्तपुरी क्यों है, क्योंकि वो मोक्षदायिनी है। अब बाकी वाली अपनी काम की नहीं है, पर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो। उन्हें याद करने का ये है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। 6 हो गई। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, चैब सप्तिका, मोक्षदायिका। चैब सप्तिका, मोक्षदायिका, ये 7वां हो गया और ये 7 जो हैं वो मोक्षदायिका हैं। अब इसमें किसको क्या बोला गया है भाई? अयोध्या तो सीधे सीधे लिखा है, मथुरा सीधे सीधे लिखा है, माया लिखा है। माया तो किसको बोला है? हरिद्वार को। डन। काशी तो काशी हो ही गया फिर सीधे सीधे। फिर लिखा है कांची, अवंतिका, तो कांची कांचीपुरम को बोला है और अवंतिका उज्जैन को बोला है। और ये जो है पुरी द्वारवती, पुरी द्वारवती, ये बोला है द्वारका को, तो ये गुजरात में हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल मिला के 7 हैं। आपको 7 की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, हमने ये आपको बस इसलिए बता दिया कि आपको इन 3 में जरूरत पड़ेगी और ये तीनों ही प्राचीन शहर हैं। इन पे क्वेश्चन आ सकता है कि अयोध्या का सांस्कृतिक महत्व लिखिए। अब राम मंदिर बन गया तब तो इसके आने की संभावना और ज्यादा है। मथुरा का सांस्कृतिक महत्व लिखिए, वाराणसी का लिखिए, प्रयागराज का तो आ ही चुका। तो अगर वो 125 शब्द में आया तो आपको 7-8 लाइन लिखनी पड़ेंगी। उसमें एक लाइन रेडीमेड आपको मिल गई कि ये सप्तपुरी में एक है। डन। और थोड़ा सा लिख देना कि ये मोक्षदायिनी है, मोक्षपुरी है, यहाँ मिलने पे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब देखो, जैसे हमने वाराणसी पढ़ लिया है ना, और वाराणसी के अंदर ही कौन आ गया? ये वाराणसी है तो ये कौन आ गया? सारनाथ। सारनाथ जो बेसिकली फेमस है, जैसे पूरा वाराणसी है तो वाराणसी तो हिंदू के लिए भी फेमस है, बौद्ध के लिए भी फेमस है, जैन के लिए भी फेमस है। तो वाराणसी का तो सांस्कृतिक महत्व लिखेंगे तो तीनों की बातें लिखेंगे। लेकिन सारनाथ मेनली किसके लिए फेमस है? बुद्धिज्म के लिए। तो आपको ऐसे लगेगा कि वाराणसी पढ़ लिया तो सारनाथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है पढ़ने की जरूरत अगर आपने वाराणसी पढ़ लिया तो सारनाथ, बट क्वेश्चन लिखने के तरीके में अंतर है। अगर सारनाथ पे क्वेश्चन आया तो बौद्ध धर्म की बातें ज्यादा लिखोगे, और वाराणसी पे क्वेश्चन आया कि सांस्कृतिक महत्व लिखो तो हिंदुइज्म और जैनिज्म की बात भी लिखोगे, है ना। शिव की नगरी, पार्श्वनाथ का जन्म स्थान, ये सब भी लिखोगे। तो सारनाथ को हमने बहुत कम में किया है
क्योंकि अभी तो पढ़ के आए हैं पीछे, है ना। तो देखो क्या क्या चीज़ें, जैसे डियर पार्क, जिसको इसी पत्तन भी कहा गया, हिंदी में इसको कहीं कहीं ऋषि पत्तन भी लिखा रहता है ना, ऋषि पत्तन मृगदाव। तो वहाँ पहला सरमन दिया था, वो धम्मचक्र प्रवर्तन है। और देखो बुद्ध का जन्म स्थान तो लुम्बिनी है, लेकिन जहाँ पहला उपदेश दिया वो किसका जन्म स्थान हुआ, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का जन्म स्थान। तो इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध। वाराणसी में आएगा तब इतना बड़ा नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वहां तो और बातें भी लिखनी है। लेकिन अगर खाली सारनाथ आया तो बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा लिखना है, तो फिर थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। फिर धमेक स्तूप की अशोक ने लगवाया था, और धमेक स्तूप उस जगह पे है जहां पे कि जो फर्स्ट 5 डेसिबल है ना, जिनसे मिले थे और उन्हें उपदेश दिया था, तो ये उपदेश वाली जगह हो गई ना। फिर चौखंडी स्तूप है, देखो जहां उपदेश दिया था वो ये वाली जगह हो गई, और जहां पे 5 उनसे मिले हैं वो ये वाली जगह बनी है ना, चौखंडी स्तूप वाली। इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे। अशोक पिलर, तो ये नेशनल एंथम के लिए फेमस है, ये भी सारनाथ में मिलेगा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस का सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल टेम्पल हैं। जैसे एक आर्ट टेम्पल का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, थाई टेम्पल है मे बी, एंड जैपनीज टेम्पल है ना, ये लिख देंगे। हो गए 6-7 पॉइंट अगर सारनाथ पे आ गया तो ठीक। तो ये थोड़े से भी अंतर हैं तो आपको पकड़ने हैं अगर ज्यादा नंबर चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते थे कि सारनाथ आ जाए तो भी वाराणसी लिख के आ जाऊंगा, पर फिर मार्क्स थोड़े कम हो जाते, ठीक है ना। तो हमने 3 लिख लिए। इसके बाद में अगला देखते हैं अयोध्या। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो वही भगवान राम से जोड़ेंगे ना। इक्ष्वाकु डायनेस्टी ऑफ कोसल किंगडम, किंगडम कोसल की डायनेस्टी कौन सी है, इक्ष्वाकु, उसके वंशज माने जाते हैं भगवान राम, ठीक। तो उनकी कैपिटल थी अयोध्या, ये पहला हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस मिल गया है ना। स्कंदगुप्त मूव्ड हिज कैपिटल टू साकेत, जिसको अयोध्या बोला गया, तो गुप्ताओं में स्कंदगुप्त ने इसको कैपिटल बनाया था। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और बुद्धिस्ट जैन टेक्स्ट में इसका मेंशन है। अब ये है ना सुपरफिशियल पॉइंट है, अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए ऐसे पॉइंट लिखे जाते हैं, और ऐसे लिखना अच्छा है। अगर पॉइंट कम पढ़ रहे हैं तो एक आध लाइन ऐसे लिख दो, 5 अच्छी लाइन में एक नॉर्मल लाइन चल जाती है। लेकिन कोई 5 की 5 बना बना के लिख के आए तो फिर नहीं चलेगी, है ना। ये तो आप किसी भी जो भी हिंदू धर्म का फेमस स्थल है तो उसको लिख सकते हो, इसका रामायण महाभारत में उल्लेख है, प्राचीन स्थल अगर वो है तो चल जाएगा, है ना। नहीं भी स्थल होगा तब भी चल जाएगा, मतलब ये एक तरह का ब्लफ किया जा रहा है, इसको करना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आप कहीं 6 पॉइंट बनना है, आपको 8 बनाने का मन है तो एक आध कर सकते हो, इतना चल जाएगा, है ना। दाल में कंकड़ चल सकता है, कंकड़ में दाल नहीं चल सकती, इसको आप ध्यान रखें। बौद्ध ग्रंथों में इसको साकेत कहा गया, यहाँ पढ़ेगा। स्कंदगुप्त ने साकेत को कैपिटल बनाया ना। ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस पहले ही बता चुके हैं, सरयू नदी के किनारे है, इंडो गंगेटिक प्लेन का भाग है ना, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो तो नॉर्थ। अब देखो ये भी सुपरफिशियल ही पॉइंट है, जो भी नॉर्थ इंडिया में है वो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान इन्हीं का तो हिस्सा है ना। कल्चरल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस देखते हैं। हिस्टोरिकल हमने देख लिया, तो हिंदुइज्म की बात करें तो उसके में क्यों फेमस है। अयोध्या इज डिस्क्राइब्ड इन द अथर्ववेदा एज बिल्ट बाय द गॉड एंड एज प्रोस्पेरस एज हेवन इटसेल्फ, देवताओं के द्वारा बनाई गई नगरी है और स्वर्ग के जैसी समृद्ध है अयोध्या। कहाँ लिखा है ऐसा, अथर्ववेद में लिखा है। भगवान राम का बर्थ प्लेस है, उनकी जन्मभूमि है। अब अयोध्या भी तो एक शब्द क्या आएगा, मोक्षदायिनी सप्तपुरी, है ना, यहाँ मरने पर मोक्ष की प्राप्ति। मथुरा में भी आएगी ये लाइन, वाराणसी में भी आएगी, काशी में है ना, और हिंदुइज्म में भी आएगी। और काशी आए तो थोड़ा अलग लिखना है, सारनाथ आए तो थोड़ा अलग लिखना है, वैसे वो उसके अंदर ही है। डन, इसको ध्यान रखेंगे।
तो राम की जन्मभूमि है, तो रामनवमी का त्योहार यहाँ बड़े मतलब भव्य रूप में मनाया जाता है। यहाँ की दिवाली फेमस है भाई, जो उनकी नगरी है उनके लिए दीपावली मंगा रहे हो तो वहाँ तो भव्य रूप से ही मनाई जाएगी। और वाल्मीकि जी से भी जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड वाल्मीकि, जिन्होंने की रामायण की रचना की। सीता की रसोई, जो राम मंदिर कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे एक चबूतरा है जिसको सीता की रसोई माना जाता है। तो ये इसका हिंदू धर्म में महत्व हो गया। जैन धर्म में क्या महत्व है? 24 में से 5 तीर्थंकर का यहाँ पे जन्म हुआ है। अब बताया जैसे 5 हुआ है तो 5 लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी हमने वहां देखा वाराणसी में कि 24 में 4 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, जैसे पार्श्वनाथ सहित किसी एक का नाम लिख दो, काम चल जाता है। तो यहाँ पे जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनका जन्म स्थान माना जाता है। जैनिज्म में क्यों महत्व है ये पता चल गया। बुद्धिज्म में कि विजिटेड बाई गौतम बुद्धा विद एंशिएंट स्तूपा नियर बाई, तो यहाँ पे कोई स्तूप वगैरह मिलता है, उससे पता चलता है कि भाई ये बुद्धा ने यहाँ पर भ्रमण किया था। धार्मिक सांस्कृतिक महत्व पता चल गया। अगर मॉडर्न समय की बात करें तो टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी है राम मंदिर की वजह से, बाकी हैंडीक्राफ्ट के लिए भी फेमस है, स्मार्ट सिटी भी है। रिलीजियस टूरिज्म बढ़ रहा है। टूरिज्म में नॉर्मल टाइम में जो 2024 वाला था उसमें अयोध्या पहले नंबर पे आ गया यूपी में। एक कुंभ के मेले में 2025 में तो तुलना कर ही नहीं सकते, वहां तो 65 करोड़ लोग आ गए, वो तो 144 साल बाद हो रहा था। लेकिन वैसे रिलीजियस टूरिज्म में ये पहले नंबर पे आ गया। तो यहाँ पे आगे रामा यूनिवर्सिटी, कल्चरल रिसर्च सेंटर, इनकी भी प्लानिंग है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है जिसे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहा गया है। तो ये इसके मॉडर्न समय के हो गए। और फिर कोई कुछ चुनौतियां लिखनी हो तो इसमें भी लिख सकते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट रिलेटेड चुनौतियों का सामना कर रहा है। डन। तो हमने 4 शहर देख लिए टोटल मिला के। पहले नंबर पे हमने देख लिया प्रयागराज, फिर देख लिया वाराणसी, फिर देख लिया सारनाथ, और सारनाथ के बाद में हमने देख लिया अयोध्या। अब आता है श्रावस्ती या सहेत महेत, है ना। तो 6th सेंचुरी BC में कोसल महाजनपद की कैपिटल है। वो रामायण के समय कोसल महाजनपद की कैपिटल है। ठीक, अयोध्या के आसपास का इलाका है ये भी श्रावस्ती। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, श्रावस्ती आए तो इस तरह से लिखना है, और अयोध्या है तो कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी की कैपिटल है, फिर इस तरह से लिखना है ना। तो द प्रोमिनेंट किंग ऑफ कोसल किंगडम वाज नोन एज प्रसेनजीत। यहाँ का राजा प्रसेनजीत फेमस था, कोसल किंगडम का है ना, और ये उनकी कैपिटल थी श्रावस्ती। जेतावन मोनेस्ट्री है यहाँ पे, ये फेमस है, अनाथ पिंडक ने महात्मा बुद्ध को दी थी। और बुद्धिस्ट जातक कथाओं में इसकी चर्चा है, उत्तर निकाय में चर्चा है, विनय पिटक में चर्चा है। डन। तो बेसिकली बुद्धिज्म के लिए फेमस स्थल है। ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस देखें तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अब समझ में आया करने के 25 शहर हैं, 25 के 25 सेम इंटेंसिटी से नहीं पढ़ने हैं। जो उनमें महत्वपूर्ण 5-10 हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से रट के रख लेना है, और बाकी शहरों में इतना कि आ जाए तो 6-7 पॉइंट अच्छे लिख दो जिससे कि छूटे ना। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है पता है, आधा आधा एक एक नंबर से बच्चों का नंबर रह जाता है, पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे तैयारी करते हैं, इंटरनेट पे वीडियो वायरल हो रखे हैं कि कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से पढ़ो, कोई ऐसी चीज है कि उसको पढ़ने में ज्यादा समय लग रहा है और उसके आने की संभावना है तो मत पढ़ो। अरे तो भाई कंपटीशन में दूसरों से आगे कैसे निकलोगे, मेन चीज तो सभी पढ़ रहे हैं, और कंपटीशन है जो ज्यादा नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ज्यादा नंबर लाने में कॉस्ट बेनिफिट नहीं देखा जाता, पूरी की पूरी तैयारी करके जाते हैं तब दूसरों से आगे निकलते हैं। और टॉपर बनना है तो खासकर कोई ऐसे टॉपर बन जाएगा मेन पढ़ के। टॉपर है वो बंदा बनता है जो कि कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आता, और क्यों नहीं छोड़ के आ रहा, घर से सबकी तैयारी करके जाए, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें ज्यादा पढ़ के गया है, और जो लग रहा है महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें इतना पढ़ के गया है कि आ जाएगा तो छोड़ के नहीं आऊंगा, बढ़िया 5-6 पॉइंट तो लिख ही दूंगा। तो इस तरह के बेकार के वीडियोस के चक्कर में मत पढ़ना है ना, कॉस्ट बेनिफिट और ये सारी चीजें।
जब ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। ये कहावत सुनिए, ये कॉस्ट बेनिफिट की थ्योरी के अगेंस्ट में है कि अब जब पढ़ना शुरू ही कर दिया तो क्या भारी है, किसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इन सब बातों से क्या डरना, कॉस्ट बेनिफिट क्या देखना, है ना। तो आपने टॉपर बनना है और सेलेक्ट होना है तो ध्यान रखना है हर सब्जेक्ट पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि प्रयागराज 2 बार आया हुआ है तो तुम भी प्रयागराज पढ़ के जाओगे। उनने फिर सिलेबस में यही नहीं लिख देता कि प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व, ये क्यों लिखा है प्राचीन शहर, प्राचीन शहर लिखा है, इसका मतलब वो बाकी भी पूछ सकता है। ठीक, तो हम उस हिसाब से श्रावस्ती देख रहे हैं। श्रावस्ती का धार्मिक सांस्कृतिक महत्व जैसे बुद्धिज्म के लिए मेनली फेमस है ना, तो ये पहले भी देख चुके हैं। 24 रेनी सीजन गुजारे हैं यहाँ पे, है ना, 24 चतुर्मास। और आनंद बोधि ट्री है जो एक सैक्रेड फिग ट्री है, आनंद ने लगाया, एक बोधि वृक्ष है बोध गया में, जिसके नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, है ना। ये आनंद बोधि ट्री है, ये बोध गया में नहीं है, ये कहाँ पे है, श्रावस्ती में। ठीक, और 1 ऑफ द 8 ग्रेट प्लेस्ड अष्ट स्थानम, सब जगह कुछ कुछ लाइनें मिल जाती हैं, जैसे अयोध्या में, मथुरा में, वाराणसी में मिल गया कि सप्तपुरी में एक है ना। वैसे ये जो फेमस शहर है बुद्धिज्म के, अष्ट स्थान हम आपको पढ़ाई रखे हैं, वो जब भी आएंगे तो आप लिख दोगे अष्ट स्थानों में एक है। इसको साइट ऑफ ट्विन मिरेकल भी कहा जाता है ना। टेक्निकली वो इनकी पाली लैंग्वेज है शायद, उसमें इसको बोला है देखना यमा का प्रतिहारिया, साइट ऑफ ट्विन मिरेकल। आप चाहें तो ये लिख सकते हो, चाहे ये पूरा लिख सकते हो। यहाँ क्या ट्विन मिरेकल हुआ है भाई, तो ऐसे मतलब माना गया है ऐसे कि भगवान बुद्ध ने अपने शरीर से एक साथ अग्नि और जल दोनों का उत्सर्जन किया है, जबकि ये तो विपरीत गुण, अग्नि होगी तो जल नहीं होगा, जल होगा अग्नि नहीं होगी, है ना। तो जो स्टोरी है उनके हिसाब से ऐसे माना जाता है, तो आप बस यहाँ लिख सकते हो कि इसको साइट ऑफ ट्विन मिरेकल माना जाता है। डन। हिंदुइज्म में लॉर्ड राम के कौशल किंगडम का पार्ट था, और जैनिज्म में बर्थ प्लेस ऑफ 3rd जैन तीर्थंकर संभवनाथ। जैनिज्म में तो एक ही पॉइंट मिल रहा है सब जगह, पता है कैसे कवर करा जाता है। मान लो आप भूल जाओ श्रावस्ती में कौन से जैन तीर्थंकर थे, तो क्या ये वाला पॉइंट नहीं लिख के आओगे, तो खाली ऐसे लिख के आ जाना प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान। खाली छोड़ के आने से तो अच्छा ही है, सुपरफिशियल लाइन है, आपने ये तो बताया नहीं कौन से जैन तीर्थंकर, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के आने से तो अच्छा है। आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर जो भी मिलेगा कुछ तो मिलेगा। हमने बताया एक एक आधा आधा नंबर से बच्चों का सिलेक्शन रह गया है, बड़े पछताते हैं पूरी जिंदगी कि हम आधे नंबर से रह गए वरना अधिकारी बन गए बोले, है ना। ऐसा पछतावा ना हो उसके लिए घर से तरीके सोच के जाओ, कहीं आधा नंबर, कहीं 0.25, जहां जितना भी एक्स्ट्रा ले पा रहे हो दूसरे बच्चों से पूरा लेने की कोशिश करो। जब एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे 0.25, है ना, तभी ये इकट्ठे हो के 10-12 नंबर बन जाएंगे, दूसरों से आगे निकल जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे, टॉपर बन जाओगे। डन। पूरा का पूरा पेपर सोल्व करना है, जितने ज्यादा मार्क्स ला सकते हो ले सकते हो उतनी कोशिश करनी है। मॉडर्न टाइम्स में टेराकोटा हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है, वो यहाँ का ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, है ना, एक जिला एक उत्पाद योजना। हल्का फुल्का ये पता होगा आपको, बाकी हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। प्री के लिए काम का है, वो जो एक जिले का एक उत्पाद फेमस है ना, वो उत्पाद दे के पूछ लेते हैं कि ये किस जिले का फेमस है, जैसे आंवला हो गया, काला चावल हो गया, कालीन हो गया, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। डन। तो ये हमने श्रावस्ती भी देख लिया। 4 शहर हो गए हमारे, और 4 शहर से ज़्यादा बड़ी बात हमारे हम यहाँ देखेंगे, हमने एक तरीका देख लिया कि शहर हमें कैसे कवर करना है। ठीक, अब बाकी वाले शहर जो है वो हम जल्दी जल्दी देखते रहेंगे। तो अगला शहर आता है हमारा कुशावती। अब देखो कुशावती, पहले तो इसके कम है चांस आने के, उसका कारण है कि ये क्लियर नहीं है ये कौन सी जगह है। कुछ लोग इसको उत्तर प्रदेश में मानते हैं कि ये कुशीनगर वाली जगह है, कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये गोवा के पास में है ना। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कुशावती क्या, लेकिन अगर हमारे यूपी के पेपर में आ रहा है तो हम फिर यूपी वाला मान के आंसर करेंगे, है ना।
तो हमने ये यूपी वाले के हिसाब से बनाया। अब इसमें भी दो बातें, जैसे वहां क्वेश्चन वाराणसी पे भी आ सकता है, यानी कि काशी, और सारनाथ पे भी। तो इसका लिखने का स्टाइल अलग रहेगा, बुद्धिज्म ज्यादा लिखेंगे और इसमें हम हिंदुइज्म, वही शिव की नगरी, बुद्धिज्म और जैनिज्म की पार्श्वनाथ का जन्मस्थान, यहाँ सब लिखेंगे। तो ऐसे कुशीनगर पे भी क्वेश्चन आ सकता है और कुशावती पे भी आ सकता है। कुशावती भगवान राम के जो बच्चे हैं लव और कुश, है ना, तो कुश के द्वारा बनाई गई नगरी मानी जाती है। तो अगर कुशावती क्वेश्चन आया तो हमें ये रामायण और राम वाला पार्ट और कुश वाला पार्ट ये ज्यादा लिखना है तो दोनों कुशीनगर ही, हम ये मान के चल रहे हैं। तो ये नहीं कि बुद्धिज्म पे चले जाएंगे, कुशावती बुद्धिज्म के लिए फेमस नहीं है। एक्चुअल में उसकी लोकेशन नहीं पता ना प्रेजेंट टाइम में कौन है कुशावती। अभी माना जा रहा है दोनों सेम है, लेकिन कुशावती आए तो राम वाले पार्ट पे ज्यादा लिखना, कुशीनगर आए तो बुद्धिज्म वाले पार्ट पे ज्यादा लिखना कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण टेम्पल, और टेम्पल में वो जो सोती हुई मुद्रा में भगवान बुद्ध को दिखाया हुआ है ना, लेटी हुई मुद्रा में, वो सब बातें ज्यादा लिखेंगे। कुशावती आया तो इनके बारे में ज़्यादा लिखेंगे और कुशावती में लिख देंगे कि वर्तमान कुशीनगर वाला इलाके से इसकी तुलना की जाती है या उसको माना जाता है। समस्या समझ में आ रही है ना, कि जब हमें पता ही नहीं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तो उसके आसपास का इलाका माना जाता है कि कुशावती कुशीनगर के आसपास का इलाका है। तो लेकिन वो फेमस किसके लिए है, कुश के लिए, भगवान राम के पुत्र कुश के लिए, तो वाला पोर्शन ज़्यादा लिखेंगे, कुशीनगर में बुद्धिज्म वाला ज़्यादा लिखेंगे। लेकिन दिमाग में अगर आप लोकेशन देखना चाहो तो ये स्पष्ट रखेंगे कि ये दोनों लगभग सेम है। बाकी तो कुछ लोग इस गोवा में भी बता दे रहे हैं कि वहां पे कोई गांव था, वो वाली नगरी थी जो कुश ने बनाई थी। तो हमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि ये था या वो था, सत्य खोजने के लिए निकल पड़ो कभी, है ना, कि असली बात कौन सी है ना। जहां पे कंफ्यूजन हो वहां पे कंफ्यूजन को और मत बढ़ाओ, उसको टैकल करने का तरीका, उसका सॉल्यूशन सोच लो। सॉल्यूशन हमने बता दिया, कुशावती आए तो भगवान राम के बेटे कुश, वो वाला एंगल लेके लिखना, कुशीनगर आए तो बुद्ध का एंगल लेके लिखना, और वैसे इन दोनों को अपने दिमाग में सेम मानना। और कुशावती में लिख भी सकते हो कि इतिहासकार इसकी तुलना वर्तमान कुशीनगर से करते हैं, कुछ इतिहासकार, है ना। तो ये सॉल्यूशन हो गया कि कुछ इतिहासकार इसकी तुलना कुशीनगर से करते हैं। हमने ये तो नहीं बोला सभी इतिहासकार करते हैं। तो अब ढूंढने की क्या जरूरत रहेगी, हमने लिख तो दिया कुछ इतिहासकार, और ढूंढने भी जाओगे तो 100% आपको सटीक आंसर तो मिलने से रहा। जब इतिहासकार ही कंफ्यूजन तो आप कहाँ से सही जानकारी निकाल लोगे, है ना। तो अच्छा स्टूडेंट वही है जो कंफ्यूजन को बढ़ाए ना, उसका सॉल्यूशन निकाले। तो सॉल्यूशन यह है कि कुछ इतिहासकार कुशावती की तुलना वर्तमान कुशीनगर से करते हैं, और ये भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा बसाया गया नगर था, और जो उनका कौशलगढ़ राज्य था उसकी दक्षिणी राजधानी था। ये सॉल्यूशन हो गया, इसमें हमने कोई दावा नहीं करा कि भाई ये कुशीनगर ही है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में लिख दिया, देखो सम हिस्टोरिकल कि ये वर्तमान कुशीनगर है ना। और इसकी चर्चा जो है वो रामायण में और बुद्धिस्ट जातक स्टोरी जो है उनमें है। वाल्मीकि ने अपनी रामायण में बताया कि ये कैपिटल सिटी है और फाउंडेड बाय कुश द एल्डर सन ऑफ द लॉर्ड रामा आफ्टर द डिवीजन ऑफ द कौशल किंगडम। तो ये तो जब हमने महाजनपद पढ़े थे में भी, है ना, उस समय भी देखा था हमने, उसका महाजनपद का प्राचीन महत्व देखा था, तो उस समय पढ़ा था, ठीक। डेस्क्राइब्ड इन रामायण पुराण एंड कालिदास के जो नाटक हैं उनमें इसकी चर्चा है कुशावती की। अब पुराने ग्रंथों में चर्चा तो है, अब ढूंढने जाएंगे तो कहीं साइन बोर्ड थोड़ा लगा मिल जाएगा कि ये कुशावती है, तो अंदाजे लगाएंगे लोग कि कुशीनगर से तुलना की गई है या कैसे, है ना। तो इन ग्रंथों में तुलना है और इतिहासकारों ने अंदाजा लगाया है कि ये कुशीनगर के आसपास का इलाका है। इन ग्रंथों में तुलना है कि भगवान राम के बड़े बेटे कुश ने इसको बनाया था।
रघुवंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, कोसल किंगडम था। ये 3-4 कीवर्ड फिर अपने आप आ जाएंगे, है ना। ये हैं, देखो दोनों ये पढ़े थे हमने पहले, कुश ने कुशावती और लव कहाँ से कर रहे थे, श्रावस्ती से, है ना, श्रावस्ती सहित महेर देश। तो उत्तरी कौशल में श्रावस्ती था और दक्षिणी कौशल जो है वो कुशावती, 2 पार्ट में उसको कैटेगराइज करा गया था, ठीक। और रिवर कुशिकी, अब ये रिवर भी क्लियर नहीं है, ग्रंथ में तो लिख दिया कि कुश ने रिवर कुशिकी के तट पे कुशावती की स्थापना की और वो दक्षिणी कौशल की राजधानी बना। तो उसका भी लोग अंदाजा लगाएंगे कि भाई ये केन रिवर, सोन रिवर या जो भी है अपना, है ना। इसको नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, कोई इशू की बात नहीं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि कुशी की रिवर के किनारे इसको माना गया है। कुशी की रिवर वर्तमान में कौन सी रिवर है उसकी कोई वो नहीं। ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, तो साउथ ऑफ अयोध्या में है रिवर कुशिकी के किनारे है, ग्रंथों में ऐसा लिखा है, ठीक। कुशीनगर का इलाका माना जा रहा है घाघरा रिवर के आसपास का, वर्तमान में माना जा रहा है कुछ हिस्टोरियन के अलावा, मतलब कुछ हिस्टोरियन की राय ऐसी है। तो ये हमने एक पॉइंट देखा। रिलीजियस कल्चरल में भी ये आ जाएगा, है ना, हिस्टोरिकल में भी आएगा ये तो, और रिलीजियस में भी आएगा, कुछ वाला पार्ट है ना, ये दोनों में आएंगे। बुद्धिज्म, तो अगर कुशावती को कुशीनगर माना जा रहा है तो ये उनकी महापरिनिर्वाण साइट है, ठीक है। तो बुद्धिज्म से जुड़ गया, हो गए कुल मिला के 7-8 पॉइंट, है ना। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है कि म्यांमार से, थाईलैंड से, जापान से, श्रीलंका, सब जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट है, यूपी टूरिज्म में है, प्रसाद स्कीम के अंडर में आता है। ऐसे करके हम इसमें 7-8 पॉइंट लिख लेंगे। 3-4 पॉइंट कुश वाली साइड से आ जाएंगे, 3-4 पॉइंट बुद्धिज्म वाली से आ जाएंगे और अपना कुशावती कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब कुशीनगर आएगा तो क्या करेंगे, तो फिर उधर कुशावती और कुश वाले एंगल पे नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि वो कोई सटीक जानकारी तो है नहीं, वो तो कुछ इतिहासकारों का अनुमान है। तो यहाँ हम किस पे जाएंगे, फिर बुद्धिज्म वाले पार्ट पे ज्यादा जाएंगे। सेम वही काम करा है जो वाराणसी और सारनाथ में करा था, कि वाराणसी आए तो हिंदू बौद्ध जैन तीनों, सारनाथ आए तो जैन ज्यादा, सॉरी बुद्ध ज्यादा। सेम ऐसे कुशावती आए तो कुश और बुद्धिज्म वाला पार्ट, और अगर कुशीनगर आए तो खाली बुद्धिज्म वाला पार्ट, ठीक। तो पहले हिस्टोरिकली जो है मल्लों की राजधानी था, 2 थी, है ना, एक पावा के मल्ल, एक कुशीनगर के मल्ल, ठीक। दोनों में ही भगवान बुद्ध का कुछ कुछ बताया था कि एक जगह उन्होंने भोजन किया था, एक जगह उनकी मृत्यु हुई थी। पावा में भोजन किया था, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, है ना। तो ये वाला पॉइंट हमने लिख दिया। महापरिनिर्वाण सूत्र में इसका मेंशन है, तो जब महापरिनिर्वाण यहाँ पे हुआ है तो उसकी चर्चा जहाँ पे आई इसका तो मेंशन हो गई है ना। तो उन्हें यहाँ महापरिनिर्वाण मिला था, यहाँ उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को, ठीक। और बुद्धिस्ट क्रॉनिकल फ्रॉम श्रीलंका दीपवंश महावंश, उसमें भी इसका मेंशन किया गया है कुशीनगर में। और गंडक रिवर, या जिसको हिरण्यवती रिवर भी कहा गया है, उसके किनारे स्थित है, और बिहार नेपाल इनके बॉर्डर पे है। और रिलीजियस इंपॉर्टेंस में ये बुद्धिस्ट वाली बात हमने बताई थी। अब देखो यहाँ मृत्यु हुई है तो महापरिनिर्वाण सूत्र में इसकी चर्चा होगी, है ना, उस अध्याय में। महापरिनिर्वाण मंदिर भी यहाँ होगा, महापरिनिर्वाण साइट भी यहाँ पे होगी, है ना। तो ये टेम्पल भी लिख सकते हो। ये टेम्पल क्यों फेमस है, यहाँ पे रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू मिलता है, मतलब उन्हें ऐसे लेटी हुई मुद्रा में दिखाया गया है। आप ऐसे गूगल सर्च करके देख सकते हो रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू, तो आपको मिल जाएगा। रामभर स्तूप है, ये वो क्रीमेशन साइट है बुद्धा की, जहां अंतिम संस्कार किया गया है ना। तो बाद में एक टेम्पल बनाया गया, वहां महापरिनिर्वाण स्तूप है, महापरिनिर्वाण टेम्पल है, और रिक्लाइनिंग बुद्धा उसमें एक स्टैचू है। और रामभर स्तूप जहां क्रीमेशन साइट है, जहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है ना। ये मृत्यु वाली जगह हो गई, ये अंतिम संस्कार वाली जगह हो गई, वहीं पे टेम्पल बना दिया। तो अच्छे खासे आपके पास 7-8 पॉइंट हो गए, आराम से कर सकते हो ना। बाकी बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, उसको यहाँ बड़ा उत्सव मनाया जाता है।
मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ, मृत्यु भी इसी दिन हुई, और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो भी इसी दिन हुई, वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा को। तो ये तो बौद्धों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक, बाकी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में आता है। यूनेस्को एक टेंटेटिव लिस्ट अलग से बनाता है, इसमें वो स्थल आते हैं जिन्हें भविष्य में शामिल किए जाने की संभावना है यूनेस्को लिस्ट में। तो सारनाथ तो यूनेस्को में है, लेकिन ये यूनेस्को में अभी टेंटेटिव लिस्ट में है, फ्यूचर में इसे ऐड किया जा सकता है। ठीक, तो ये हमने क्या देख लिया, कुशावती देख लिया, उसके साथ में कुशीनगर देख लिया, दोनों आपस में मिले जुले हो गए। उधर वाराणसी और सारनाथ देख लिया। ठीक, और हमने इसमें अयोध्या देख लिया और प्रयागराज देख लिया। 6 मेन शहर हो गए और एक आइडिया लग गया शहर वाला पोर्शन पढ़ना कैसे। ठीक, तो बाकी अगली 2 क्लास में हम 8-10 शहर कल कर लेंगे, फिर 8-10 शहर कर लेंगे। तो जो भी 25-30 शहर पढ़ने हैं हमें, वो हम अपना जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सेफ साइड के लिए हम प्राचीन से थोड़ा सा आगे तक के जो एक आध शहर, मान लो जौनपुर फेमस है मध्यकाल में, तो उसको भी पढ़ लेंगे, एक आध शहर बस, है ना, थोड़ा सेफ साइड के लिए। कि प्राचीन में अब वो जौनपुर ही पूछ ले, वैसे तो वो मध्यकाल में फेमस हुआ था, कन्नौज तो प्राचीन में ही फेमस था, तो आ सकता है। डन। तो आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।